हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यूपीएससी 2024 से लेके 2013 तक के जो मेंस के PYQs हैं, हम उनकी सीरीज चला रहे हैं। 2023, 2024, 23 और 22 कंप्लीट हो चुके हैं और हम 2021 के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे प्रश्न हैं ऑलरेडी, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं नए प्रश्न को। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी बच्चे वो इन क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास जरूर कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि फाइनली आपको लाभ तभी होगा जब अपने हाथों से आप इन आंसर्स की फ्रेमिंग कम से कम कर लें। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में बहुत योगदान दिया है, फिर भी वो शक्तिशाली और ताकतवर लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने में विफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपाय बताएं। बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले यहां पे मानवाधिकार आयोग किस तरीके से योगदान देता है मानवाधिकारों के संरक्षण में, तो इनके योगदान पे चर्चा की जाएगी, यानी क्या इनकी भूमिका है। सेकंड, इनकी सीमाएं क्या हैं, है ना। और थर्ड, उपाय क्या हो सकते हैं मानवाधिकार आयोग की संरचना और व्यवहारिक जो सीमाएं हैं उसमें सुधार करने के, है ना। ये 3 बेसिक पार्ट इस आंसर में लिखने ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के यदि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखने की बात करें तो सबसे पहले भूमिका, उसके बाद भूमिका के बाद हम इनके योगदान की बात करेंगे, सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं यानी कि, और सुधार क्या हो सकते हैं उन सीमाओं में, और फाइनली निष्कर्ष। ठीक है, तो यदि हम बात करें परिचय की यानी भूमिका की, तो हम बता सकते हैं कि 1993 में मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 को अधिनियमित किया गया, जिसमें बाद में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अलग अलग समय पे संशोधन किए गए हैं। ये पेरिस सिद्धांत के अनुसार बनाया गया, ध्यान रखिएगा, और देश के मानवाधिकारों के लिए एक प्रहरी के तौर पे काम करता है, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समझौते में जो निहित अधिकार हैं वो सम्मिलित हैं। तो हमने मानवाधिकार आयोग की एक बेसिक सी परिभाषा यहाँ पे बता दी। उसके बाद हम सीधे तौर पे आएंगे मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है ना, इसका योगदान क्या है, इसके कार्य क्या है ना। तीनों एक ही बात है। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो 5 सदस्यीय निकाय हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। और जो ये आयोग है, ये मानवाधिकार कानूनों और सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षित करने और सुनिश्चित करने के माध्यम से भारत में मानवाधिकार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना नहीं भी लिखोगे तो सीधे तौर पे हम बात कर सकते हैं मानवाधिकार आयोग के योगदान की। तो पहला योगदान क्या है, मानवाधिकारों की सुरक्षा, कि भाई मानवाधिकार आयोग जो है ये डेडिकेटेडली बनाया ही गया है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए निगरानी संस्था के तौर पे काम करता है और अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और जांच करता है, शिकायतें प्राप्त करता है, उन शिकायतों की जांच करता है और साथ ही पीड़ितों के लिए न्याय और निवारण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यानी कुल मिला के मानवाधिकारों की जांच करना, निगरानी करना, शिकायतें प्राप्त करना और उन शिकायतों के संदर्भ में उन शिकायतों की जांच और निवारण इत्यादि करने का दायित्व मानवाधिकार आयोग के पास है। दूसरा योगदान क्या है, जन जागरूकता, यानी शैक्षिक कार्यक्रम आयोजन करता है, सूचना का प्रसार करता है, मानवाधिकार संस्कृति को प्रमोट करने का काम करता है, अलग अलग अभियान आयोजित करता है, जिससे अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज का निर्माण हो सके और लोगों के अंदर मानवाधिकार के संदर्भ में जागरूकता प्रसारित हो सके। तो जागरूकता है ना, जन जागरूकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है।
तीसरा है नीतिगत सिफारिशें। ध्यान रखिएगा, ये समय समय पे सरकार को मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन इत्यादि के लिए सिफारिशें करता है और इन सिफारिशों का उद्देश्य मौजूदा कानूनों को मजबूत करना, नए कानूनों को पेश करना और देश में समय समय पे मानवाधिकार ढांचे में सुधार करना शामिल है। तो नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से भी ये मानवाधिकार संरक्षण के उद्देश्य को सुनिश्चित करने का काम करता है। साथ ही मानवाधिकारों की वकालत, ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार मामलों पर भारत के रुख का प्रतिनिधित्व करता है। प्रासंगिक जो हितधारक हैं उनके साथ बातचीत करता है, वैश्विक मानवाधिकार मानकों और प्रथाओं को आकार देने के लिए चर्चाओं में भाग लेता है। वैश्विक मानवाधिकार के जो मानक हैं उनको भारत में लागू करने के लिए भी प्रयास करता है ना। यानी समय समय पे मानवाधिकारों की वकालत करने का दायित्व भी मानवाधिकार आयोग के पास है। उसके बाद सरकारी कार्रवाइयों पे निगरानी, यानी आयोग सरकार की कार्रवाइयों और नीतियों की निगरानी भी करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सरकार के कार्य हैं वो मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप हैं। सहयोग और सहकारिता, मानवाधिकार संरक्षण को मजबूत करने के लिए जो ये आयोग है, ये नागरिक समाज संगठन, गैर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो निकाय हैं, अलग अलग हितधारकों के साथ सहयोग करता है ताकि मानवाधिकारों का संरक्षण बेहतर तरीके से भारत के अंदर सुनिश्चित हो सके। तो ये योगदान है मानवाधिकार आयोग का। बात समझ में आई? तो फर्स्ट पार्ट हमें योगदान ही लिखना था, ध्यान रखिएगा। तो हम बता देंगे, एक बार मैं लास्ट में आप लोगों को रिवाइज करा दूं। योगदान कंप्लीट हो गया। योगदान के बाद हम सीधे तौर पे बताएंगे कि इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी मानवाधिकार आयोग की कुछ सीमाएं हैं, है ना। तो सीमाओं पे चर्चा करनी है। सबसे पहली सीमा है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। जो एनएचआरसी है, इसकी प्राथमिक सीमाओं में से सबसे बड़ी सीमा है बाध्यकारी शक्ति का अभाव, यानी इसके द्वारा की गई जो सिफारिशें हैं और जो निर्णय हैं ये सरकार व अन्य अधिकारियों पे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, केवल सलाहकारी होते हैं। जबकि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार क्षेत्र में निपुण है, एक तरीके से एक्सपर्ट है, उसके बावजूद इसकी सलाह को बाध्यकारी ना बनाना कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग की शक्ति को बड़े स्तर पे कमजोर करता है। ध्यान रखिएगा, ये इसके निर्देशों को लागू करने में बाधा डालता है और मानवाधिकार उल्लंघनों के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने में जो इसकी क्षमता है उसको बड़े स्तर पे प्रभावित करता है। तो पहली सीमा क्या है? बाध्यकारी शक्ति का अभाव। दूसरा है सीमित जांच अधिकार। ध्यान रखिएगा, कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से ये जांच शुरू नहीं कर सकता, जैसे सशस्त्र बलों का कोई मामला है, अर्धसैनिक बलों का कोई मामला है। और हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि अर्धसैनिक बल हो या सशस्त्र बल हो, इन पे मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप बार बार हम लगते हुए देखते हैं। ये प्रतिबंध आयोग की सभी मानवाधिकार उल्लंघनों की गहन जांच करने और उनका समाधान करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी कुछ मामलों में जो मानवाधिकार आयोग है इसके सीमित अधिकार क्षेत्र हैं। अगला मुद्दा है अपर्याप्त संसाधन। ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी को अपर्याप्त स्टाफ अपर्याप्त है, बुनियादी ढांचा नहीं है, फंडिंग बेहतर नहीं है, संसाधनों का ओवरऑल अभाव है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सीमाएं हैं। इन व्यापक संसाधनों के अभाव में या अपर्याप्त संसाधनों के चलते जो मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही है वो तीव्र तरीके से या प्रभावी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो अपर्याप्त संसाधन एक बड़ी सीमा है। अगला है निपटान के मामलों के निपटान में देरी। लंबे समय तक चलने वाले जो जांच के समय है शिकायतकर्ताओं में निराशा पैदा करता है और अगर समय पे न्याय ना मिले तो ये आयोग की क्षमता को भी बड़े स्तर पे प्रभावित करता है। यानी निपटान में देरी एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही सीमित क्षेत्राधिकार। ध्यान रखिएगा, गैर राज्य अभिकर्ताओं और जो निजी संस्थान हैं उनके द्वारा यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वो मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आते। तो ये भी एक बड़ी कमी है सीमित क्षेत्राधिकार के पॉइंट में हमने देखा। अगला है अपर्याप्त अनुवर्ती तंत्र, यानी आयोग के निर्देशों पर नजर रखने और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र का अभाव है और पीड़ितों के लिए सार्थक परिवर्तन और निवारण लाने में इसकी प्रभावशीलता को कम करता है। यानी अनुवर्ती तंत्र या जो क्रियान्वयन तंत्र है वो भी कमजोर है।
कुल मिला के हमने काफी सारी सीमाएं मानवाधिकार आयोग की देखी, ध्यान रखिएगा। अब अगला मुद्दा यदि हम बात करें उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला उपाय, जो कमियां हैं उन्हीं में सुधार कर दो। तो भाई विधायी सुधार यानी जो मानवाधिकार आयोग के आदेश हैं, निर्देश हैं, सलाह हैं, उनको कहीं ना कहीं लागू करने पर बल दिया जाना चाहिए और उसकी सिफारिशों और निर्णयों को सरकार और संबंधित द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट है और मानवाधिकार क्षेत्र में यदि हम मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार यदि हमारी सरकार काम करेगी तो वो मानवाधिकार संरक्षण के हित में ही होगा। तो विधायी सुधार करने की जरूरत है, यानी इसकी सिफारिशों को काफी हद तक बाध्यकारी बनाने की जरूरत है। फिर इसके अधिकार क्षेत्र भी, यानी जो गैर राज्य अभिनेता है या फिर जो निजी संस्थान है उन तक भी इसका जो जांच या अधिकार क्षेत्र है उसको विस्तारित किए जाने की जरूरत है। जांच प्राधिकरण को मजबूत करना, सशस्त्र बल और अर्ध सैनिक बलों से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर मानवाधिकार से संबंधित मामलों को भी हमें मानवाधिकार आयोग को प्रदान किए जाने की जरूरत है। साथ ही मामलों का समय पर निपटारा, इसके लिए हमें मानवाधिकार आयोग को सशक्त बनाना पड़ेगा, संसाधन देने पड़ेंगे, फंड देना पड़ेगा, स्टाफ देने पड़ेंगे, है ना, जिससे समय पर निपटारा सुनिश्चित हो सके। और साथ ही जो क्रियान्वयन तंत्र है उसको ओवरऑल तरीके से हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। साथ ही मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्ता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि मानवाधिकार आयोग बिना सरकार के दबाव में मानवाधिकार के संरक्षण और परिरक्षण के लिए डेडिकेटेड होके बिना किसी बाह्य बाधा के काम कर सके। ठीक है, तो ये उपाय हो गए। और फाइनली हमें निष्कर्ष लिखना है कि भाई भारत में आयोग की भूमिका और कार्य मानवाधिकारों के आगे बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जहां प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान किया जाए और उसको बरकरार रखा जाए। तो कुल मिला के सीधा क्वेश्चन था, योगदान बताना था, सीमाएं बतानी थी और उपाय बता देने थे। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भूमिका बता दी, भूमिका बताने के बाद हमने सीधे तौर पे बता दिया कि भाई क्या क्या इसका योगदान है। तो मानवाधिकारों की सुरक्षा, जन जागरूकता और शिक्षा, नीतिगत सिफारिशें करता है, मानवाधिकारों की वकालत करता है, सरकारी कार्रवाइयों की निगरानी करता है, सहयोग और सहकारिता करता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। अगला, यदि सीमा की बात करें तो बाध्यकारी शक्ति, सीमित जांच अधिकार हैं, अपर्याप्त संसाधन हैं, देरी से निपटान का मुद्दा है, सीमित क्षेत्राधिकार निजी वगैरह तक विस्तारित नहीं है, अपर्याप्त संसाधन है। यदि उपाय बताएंगे तो विधायी सुधार कर दो, है ना, विस्तृत अधिकार क्षेत्र दे दो, है ना, संसाधन दे दो, जांच प्राधिकरण को मजबूत बना दो और इसके साथ ही अनुवर्ती तंत्र, जो क्रियान्वयन तंत्र है उसको मजबूत बना दो, स्वतंत्रता और स्वायत्ता दे दो और फाइनली निष्कर्ष लिख देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। बहुत इजी है, हम आयोग पढ़ते ही हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और अमेरिका के समानता के अधिकार के मुद्दे पे ये प्रश्न पूछा गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप 2026 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चली हुई है 15 जनवरी तक, ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी एडमिशन की अंतिम तिथि है। अगर आप 15 जनवरी तक एडमिशन लेते हैं तो आपको इस सेल का लाभ मिल जाएगा। ये 15 जनवरी तक ही वैलिड है। 2026 के बच्चों के लिए 26,999 और जो 27 के बच्चे हैं 3 साल की वैलिडिटी है 32,999। ये कंप्लीट पैकेज है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप, वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे। साथ ही यदि 2025 में पीटी देना है तो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम से जरूर जुड़ें, LD Live कोड का प्रयोग करें। मात्र अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, 4,999 में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। LD Live कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा एडमिशन लेने से पहले। अब चलते हैं हम, अगला प्रश्न है। प्रश्न ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, हमारे पॉलिटी में
आपके सिलेबस में एक पार्ट है कि भारत की अलग अलग देशों के संविधानों से तुलना। तो अलग अलग जो प्रमुख देश हैं उनकी विशेषताओं से हम भारत के संविधान की कंपैरिजन करते रहते हैं जब अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया 2021 में 250 शब्दों में कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करें। समानता की धारणा भारत में कैसे काम करती है, अमेरिका में कैसे काम करती है। ठीक है, कुछ नहीं है, भूमिका बता देनी है। भारत में समानता की अवधारणा के कुछ एग्जाम्पल देने हैं, अमेरिका में समानता की अवधारणा के कुछ एग्जाम्पल देने हैं, बेसिक डिफरेंस बता देने हैं और डिफरेंस बताते हुए निष्कर्ष लिख देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब यदि हम बात करें सबसे पहले भूमिका, यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भूमिका, भारत में समानता के अधिकार का दायरा, यूएसए में समानता के अधिकार का विश्लेषण और फाइनली यही है इसका स्ट्रक्चर। तो भूमिका में हम बता देंगे कि भारत और अमेरिका दोनों ही प्रमुख लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जो संघीय राजनीतिक संरचना का पालन करते हैं। लोकतंत्र के फलने फूलने और समृद्ध होने के लिए जरूरी है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समानता, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार हो, व्यवहार उनसे समानता का किया जाए। इसलिए संविधान में मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने और विविध समुदायों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार और स्वतंत्रता का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए सशक्त प्रावधान करना अनिवार्य था, है ना। भारत के संविधान में भी और अमेरिका के संविधान में भी कुल मिला के समानता के अधिकार के बिना, समान व्यवहार के बिना लोकतंत्र को फलीभूत करना या लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाना अपने आप में कठिन है ना। लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब सबके साथ समान व्यवहार होगा। कुल मिला के हमने समानता के अधिकार से जोड़ते हुए भारत और अमेरिका के संदर्भ में एक बेसिक सी भूमिका बता दी। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो समानता के अधिकार की क्या स्थिति है भारत में, यहाँ पे हम बताएंगे भारत में समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक गारंटीकृत, 14 से 18 तक एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। और यहाँ पे कैसी कैसी क्या क्या बातें की गई, तो सबसे पहले विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सबको समान माना गया है, विधि सर्वोच्च है और विधि के अधीन ही सब हैं। इसके साथ ही विधि के समक्ष समान संरक्षण की अवधारणा, यानी समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, यानी समाज में समानता के आदर्श को सुस्थापित करने के लिए सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही अलाउड है ना। तो आर्टिकल 14 में ये बातें की गई हैं। आर्टिकल 15 की बात करेंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इन 5 आधारों पे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का सार्वजनिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, अवसर है, वहां इन 5 आधारों पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं लगाई जाएगी। आर्टिकल 16 की बात कर सकते हैं, सार्वजनिक रोजगार में भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास स्थान और उद्भव इत्यादि के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी समानता के व्यवहार की परिकल्पना की गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अस्पृश्यता के अंत को सुनिश्चित करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति तक दी गई। उसके बाद सकारात्मक कार्रवाई की बात कर सकते हैं कि भारत में केवल समानता ही नहीं बल्कि जो वंचित तबके हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही, एग्जाम्पल के तौर पे आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए हैं जो समाज में समानता को प्रोत्साहित करने में बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही लैंगिक समानता, जब सबकी समानता की बात हो रही है तो लैंगिक समानता भी, भारत में समानता के अधिकार में लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास शामिल हैं और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक और योजनागत अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, पिछले कुछ दशकों में अलग अलग सामाजिक आंदोलन जैसे दलित अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, LGBTQ+ जो अधिकारों की वकालत करने वाले आंदोलन जो हैं वो चल रहे हैं ताकि हर लेवल पे समानता को सुस्थापित किया जा सके। तो भारत की समानता के संदर्भ में हमारे क्या संवैधानिक विचार हैं उनको हमने एक साथ देख लिया। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका में बेसिकली संविधान का जो 14th अमेंडमेंट हुआ था, 14वां संशोधन
के समान संरक्षण के खंड के तहत समानता के अधिकार की रक्षा की जाती है, यानी वहां पे भी समानता का अधिकार संविधान के द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे समान सुरक्षा खंड में क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा, यानी कुल मिला के विधि के समक्ष समानता की बात यहां पे भी सुनिश्चित की गई है समान सुरक्षा खंड में। और कहा गया है कि नस्ल, धर्म, रंग, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पे भेदभाव किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। साथ ही नागरिक अधिकार आंदोलन चले हैं अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, बेसिकली नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, समान अधिकारों के खिलाफ, और इन आंदोलनों को बड़ी सफलता भी मिली जिसने समानता के जो अधिकार है उसको चरितार्थ किया या मजबूत किया। साथ ही नस्लीय समानता, अमेरिका में समानता के अधिकार में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये सुनिश्चित किया गया कि चाहे किसी व्यक्ति की नस्ल या जातीयता कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। उन्हें कानून के तहत अवसरों, संसाधनों और सुरक्षा तक समान पहुंच मिलेगी। तो नस्लीय समानता की बात कर सकते हैं हम, समान सुरक्षा खंड की बात कर सकते हैं, अधिकारों संबंधी जो आंदोलन चलते हैं उनकी बात कर सकते हैं। लैंगिक समानता के लिए भी अमेरिका में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक अमेरिका में हम लैंगिक समानता को देखते भी हैं। समान वेतन अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम जैसे अधिनियम लाए गए जिनका उद्देश्य है लैंगिक असमानताओं का मुकाबला करना और रोजगार और अन्य क्षेत्र में समान व्यवहार को बढ़ावा देना। इसके साथ ही LGBTQ+ कम्युनिटी के संदर्भ में अमेरिका में समानता पर काफी जोर दिया जाता है। अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखिएगा समलैंगिक विवाह को वैध किया और ये कहा कि LGBTQ+ व्यक्तियों को रोजगार, अवसर और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव से बचाने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए, यानी समानता का जो लेवल है वो काफी बड़े स्तर पे अमेरिका में मौजूद है ना। कुल मिला के भारत और अमेरिका एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वहां पे समानता के अधिकार को तवज्जो दी गई है बड़े स्तर पे, है ना। तो हम बता सकते हैं कि समानता की धारणा दोनों अपनाते हैं, फिर भी उनके दृष्टिकोण अलग हैं। कैसे? अमेरिकी संविधान औपचारिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है, जबकि भारतीय संविधान अधिक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आप समानता एंड समता के आधार पे कर सकते हो, इक्वालिटी एंड इक्विटी। अमेरिका का संविधान सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है, जबकि भारत का संविधान सबके साथ समान व्यवहार की बात के साथ साथ जो ऐतिहासिक वंचना है उसको दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की भी बात करता है ना। तो भारत में जो समानता की अवधारणा है वो अधिक व्यापक है ना। आप समझ ही रहे हो, सकारात्मक कार्यवाही, आरक्षण इत्यादि परिकल्पनाओं के माध्यम से। सिंपल प्रश्न था, 2021 में पूछा गया है ना, तो कर लोगे। अब मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं बता दूं SIP LD लाइव कोड के साथ 15 जनवरी तक ऑफर है। अगर 2025 में PT देना है फटाफट एडमिशन ले लो, या P2I फाउंडेशन बैच से तो जुड़ ही जाओ 26 और 27 वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि जब आप जुड़ के पढ़ते हो अपने एजुकेटर से या पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से तो हमारी तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से, है ना। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता अकेडमी पे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के अगले सेशन में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।